नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एयर मास की। अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्लाउड को पढ़ा है। क्लाउड के बाद हमने प्रेसिपिटेशन पढ़ा है, किस तरह की वर्षा होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा है साउथ वेस्ट मॉनसून, कैसे जो इंडियन ओशन की जो हवा है वो इंडिया की तरफ आती है और वो वर्षा लेकर, मॉइस्चर लेकर इंडिया की तरफ आकर दो फॉर्म में वर्षा करती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल भी करती है, दूसरा जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो भी करती है। और जो एक तीसरी फॉर्म हमने पढ़ी थी फ्रंटल रेनफॉल, उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है एयर मास का, उसको समझेंगे। एयर मास का टॉपिक हर जगह इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 11 की एनसीईआरटी को पढ़ोगे वहां भी आपको एयर मास का टॉपिक देखने को मिलता है। तब आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करोगे, सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, वहां भी आपको एयर मास का टॉपिक देखने को मिलता है। जब आप किसी स्टेट पीसीएस या फिर एस्टेट, जो कॉमन टीचर एग्जाम्स होते हैं, जिसको एस्टेट कहा जाता है, यूपी टेट कहते हैं, सी टेट कहते हैं, वहां भी एयर मास का टॉपिक आता है। यह जानना जरूरी है कि एयर मास होता क्या है, क्योंकि उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टॉपिक है, जेट स्ट्रीम का टॉपिक है दूसरा, और जो फ्रंटल रेनफॉल्स होती हैं, वार्म फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट होता है, उसको समझना इसके लिए जरूरी हो जाता है। शुरुआत करते हैं एयर मास से। सबसे पहले एयर मास होता क्या है। मान लीजिए ये मेरा स्टूडियो है और यहां में जो एयर है वो एक कॉमन है। कॉमन इन द सेंस उसका जो टेम्परेचर है वो सेम है, यहां की जो ह्यूमिडिटी है वो भी सेम है, और जो प्रेशर है वो भी सेम है। ये हमने बात की एक स्टूडियो की। अगर हम किसी एक कॉमन प्लेस की बात करते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में जब देखोगे तो ये बेसिकली जो मैप है ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है, तो यहां आपको जो एयर देखने को मिलती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन है। टेम्परेचर एक जैसा मिलेगा, जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, वो आपको मिनिमल डिफरेंस में मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जब हम एयर मास की डेफिनेशन को देखते हैं, इन एयर मास इज ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एयर टिपिकली एक्सटेंडेड ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर। मैंने आपको जैसे स्टूडियो की बात बताई, वहीं जब हम पूरे बड़े धरती के लैंडमास की बात करते हैं, लैंडमास का मतलब यह नहीं है सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो वहां हम बात करेंगे ओशियंस की भी। ओशियंस के भी एयर मास होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसको डेफिनेशन वे में समझते पहले। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनटू द ट्रोपोस्फियर। मान लीजिए किसी धरती का जो एरिया है उसको वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, वो जितनी भी उसमें एयर है और जितना उसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सारी चीज कॉमन है, तो वहां हम बोलेंगे वो है एयर मास। और एयर मास बनाने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एयर मास बहुत तरह का होता है, पहले तो बता दूं आपको। जब एयर मास की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट रहती है, वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी। मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस है प्रेशर में, टेम्परेचर में, वो बहुत कॉमन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो सारी चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी। जैसे जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री है मान लीजिए, अगर वो टेम्परेचर आपको 27, 37 ऐसा सब देखने को मिलता है, जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, अगर यहां जो टेम्परेचर है, जो कैलिफोर्निया का एरिया है, वहां टेम्परेचर आपको 18 डिग्री देखने को मिलता है। वहीं जब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में आपको टेम्परेचर 27 डिग्री देखने को मिलता है। यहां हम उसको एयर मास नहीं बोलेंगे। अगर टेम्परेचर न्यूयॉर्क में भी आपको 19, 20 या 17 देखने को मिलता, तो ये जो पूरा एरिया है ये एक एयर मास होता, मतलब पूरा जो एरिया वो एक एयर मास में पैक हो जाता। जो रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी एयर मास बनाने को, वो क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी, साइज और स्टेबिलिटी। वहां की हवा वही रहनी चाहिए। बेसिकली हम इसको बोलते हैं हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, जो हवा है वो वहीं स्टेबल रहती है। मैंने आपको बहुत बार पहले बता चुका हूं मैं,
जो हवा है, जो विंड है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अगर किसी एरिया का जो हाई टेम्परेचर है, सॉरी हाई प्रेशर है, अगर वो हवा वही रहेगी तो स्टेबिलिटी अपने आप स्टेबल हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी। अगर वो हवा लो प्रेशर की तरफ चलेगी, जैसे मैंने आपको यहां बताया था 18 डिग्री और 27, जो प्रेशर डिफरेंस है, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं ये अनस्टेबल हो गई। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो हवा भी स्टेबल रहेगी। इसको बोला जाता है एयर मास। अब एयर मास कितने प्रकार का होता है? अगर एयर मास को समझना है तो उसका एरिया डिफाइन करना होगा। पहले एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़े रीजन्स हैं, इनका खुद का एक स्पेशल एयर मास है। पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन भी एक जगह है क्योंकि उसका एक अलग से एयर मास है। दूसरा है थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन। अब थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है? जो एयर मास है वो तो वार्म होगा या फिर कोल्ड होगा, दो भागों में बांट दिया जाएगा। और तीसरा है जो मैकेनिकल, क्योंकि जो एयर है वो हमेशा एक जगह स्टेबल नहीं रह सकती, वो मूव करे ही करेगी। जैसे वो कॉन्टिनेंट का जो एयर मास है, अब वो ओशियन की तरफ जाएगा, ओशियन वाला कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाएगा, तो इसको मूवमेंट के बेसिस पर भी मापा जाता है। उसके बेस पर एक स्टेबल एयर मास होता है और एक अनस्टेबल एयर मास होता है। इन सभी पूरी क्लासिफिकेशन को मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ एयर मास होते हैं वो 16 होते हैं, 16 एयर मास होते हैं। ट्रॉपिकल एयर मास, पोलर एयर मास भी होते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो एंटार्क्टिका का रीजन है वहां टेम्परेचर अलग होगा और जो इक्वेटर का एरिया है वहां टेम्परेचर अलग होगा। इन सभी क्लासिफिकेशन के बेस पर जो टेम्परेचर है, जो सॉरी एयर मास है, उसको डिफाइन किया गया है कि वो 16 टाइप का होगा। अब जान लेते हैं वो 16 टाइप कौन कौन से हैं। जब उसको मापेंगे तो ये सब निकल के आते हैं। दोबारा इसी पिक्चर पे आते हैं हम। एक तो कॉन्टिनेंटल एयर मास था, एक मैरीटाइम एयर मास था। कॉन्टिनेंटल एयर मास ये रहा, और एमटी का मतलब है मैरीटाइम एयर मास। अब आप यहां बोलोगे कि यहां टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब है ट्रॉपिकल एरिया। अगर आपको यहां पी लिखा हुआ है मतलब पोलर एरियाज। अब आप यहां देखिए, एक जो कॉमन सी प्लेस होती है सहारा डेजर्ट, सबको पता है अफ्रीका का रीजन है। आपकी जो नॉलेज के हिसाब से बता दें तो जो सहारा डेजर्ट है वो 10 कंट्री में फैला हुआ है, और जो अफ्रीका की जो कंट्री है यहां पर। सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल और टी का मतलब है ट्रॉपिकल। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ऐसे आप इंडिया के नीचे देखिए, मैरीटाइम, एम का मतलब मैरीटाइम और ई का मतलब है इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो अलग रहती हैं और जो टॉपिक्स एरिया है वहां पर टेम्परेचर कंडीशंस अलग रहती हैं। अब इन सभी एयर मास को स्टेबल और अनस्टेबल कैसे कहा जा सकता है? इसका जो रीजन है वो इसलिए है, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये मैरीटाइम एयर मास है जो मेक्सिको का रीजन है। अब यहां चलेंगी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड किसे कहा जाता है? वो सारी विंड जो पूरे साल भर चलती हैं, जो किसकी वजह से चलती हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक ऐसी बेल्ट, प्रेशर बेल्ट होती है जो सन की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अपनी रोटेशन, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करती रहती है। जो ITCZ है वो लो प्रेशर बेल्ट है। इसकी वजह से जो ये मैरीटाइम एयर मास है जो मैक्सिको के रीजन के पास है, ये एयर मास अब शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये एयर मास यूएस की तरफ शिफ्ट होगा तो जो कंडीशन बनती है वो अमेरिका में बारिश की कंडीशन बन जाती है, रेनफॉल। अब रेनफॉल क्यों आती है? जो मैरीटाइम एयर मास है उसके पास है वेपर, वाटर वेपर्स। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं जब धरती के पास चलेंगे
तो वहां आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। लो प्रेशर का मतलब है हाई टेम्परेचर। जो मैरीटाइम एयर मास की जो हवा है, जैसे ही अमेरिका के ऊपर पहुंचेगी, वहां जाते ही लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर की टेंडेंसी होती है उसकी हवा को ऊपर भेजने का काम करती है। जब यह हवा ऊपर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां होगी कन्वेक्शनल रेनफॉल, और इसकी वजह से ही इसको बोला जाता है अनस्टेबल एयर मास। अनस्टेबल एयर मास है वो वर्षा करवाता है। यह बात तब थी जब किसी मैरीटाइम एरिया का, किसी ओशियन रीजन का जो एयर मास है वो धरती की तरफ शिफ्ट होता हो। क्या जो ट्रॉपिकल है, जो कॉन्टिनेंटल का ट्रॉपिकल एयर मास है, मान लीजिए ये एयर मास है, अगर ये एयर मास किसी पानी के एरिया पे जाएगा, ओशियन के एरिया पे जाएगा, तो वहां वर्षा होगी? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां जो टेम्परेचर है वो लो है, सॉरी हाई है, और प्रेशर भी लो है, लेकिन इसके पास वाटर वेपर नहीं है। सारा डेजर्ट पे अगर वाटर वेपर होते तो वहां वर्षा होती, तो वहां कभी डेजर्ट नहीं होता। अगर यहां इसके पास वाटर वेपर नहीं है और ये एयर मास मैरीटाइम मतलब ओशियन के रीजन पर जाएगा, तो वहां जाकर वर्षा नहीं करेगा, वहां जाकर सिंपल स्टेबल हो जाएगा, वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर गेन करेगा। ये जो जितने भी एयर मास हैं, इनकी वजह से ही फ्रंट बनता है। वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ओक्लूडेड फ्रंट और स्टेशनरी फ्रंट, 4 प्रकार के फ्रंट होते हैं। और जितने भी फ्रंट होते हैं, ये जो सभी हैं लगभग वर्षा का कारण होते हैं। और जो फ्रंट बनता है उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम बनती है, एक ऐसी हवा जिसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर में होती है। और जो जेट स्ट्रीम है वो इतनी तेजी से चलती है, अगर उस रीजन से कोई एरोप्लेन जा रहा है तो उसकी स्पीड को भी डबल कर देती है। इतनी ताकतवर होती है जेट स्ट्रीम्स। और जो हमें देखने को मिलती है कहां? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो अभी फरवरी के महीने में आने वाली है इंडिया में, जिसकी वजह से आपको जो इंडिया का जो ये रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है, वहां आपको अक्सर ओलावृष्टि देखने को मिलती है, हेल स्टॉर्म्स। और ये हेल स्टॉर्म्स वर्षा करते हैं कहां? जो दिल्ली एनसीआर है, इसका जो बैक का जो रीजन है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगली क्लास में हम फ्रंट समझेंगे और फ्रंट के बेसिस पर कौन कौन सी वर्षा होती है। ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंटरकनेक्ट है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो जेट स्ट्रीम पढ़ा जाएगा। जेट स्ट्रीम के बेसिस पर ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है। मैंने आपको पी कोटेश्वरम की थ्योरी नहीं बताई है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तब तक आपको जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी जो कमेंट, लाइक हैं वो हमें बहुत सारा मोरल सपोर्ट देगा। और रोज शाम 7 बजे आर्डोर एडुडेन लाइव क्लास आपके लिए लेकर आता है। उसमें हरियाणा जीके के लिए आपकी क्लास करवाई जा रही है, और उसके बाद हरियाणा जीके कंप्लीट होने के बाद हम आपको जो जीएस का पोर्शन है, जिसमें कॉमन जो पार्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इवन इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो आपको करवाई जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।